हेलो दोस्तों, एलएलबी सिक्स सेमेस्टर इंश्योरेंस लॉ की सीएलपी से विशेष कंटेंट का ये वीडियो, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो एमसीक्यूज अवेलेबल है या एमसीक्यूज की बुक अवेलेबल है उनसे बहुत ज़्यादा कंटेंट एग्जाम में नहीं मिलता। इसलिए डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस को बड़े गौर से सुनिएगा, इन्हीं से एमसीक्यूज आपके बनते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, पूरा सुनिएगा क्योंकि एग्जाम में बैक से बचना है। देखिएगा क्वेश्चन सीएलपी से है, ये सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ, ये व्याख्या कीजिएगा। व्हाई वाज नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस डन, डिस्कस। देखिएगा उत्तर को बड़े गौर से सुनिएगा। सामान्य बीमा कंपनियों के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने के लिए 1 मई 1971 को अध्यादेश जारी किया गया। कब जारी किया गया? 1 मई 1971 को। और वर्ष 1972 में भारतीय संसद द्वारा साधारण बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय साधारण बीमा निगम निगमित किया गया, जिसे एक यानी 1 जनवरी 1973 से अपना कार्य शुरू कर दिया। और इसके पश्चात भारत में कार्यरत सभी 107 बीमाकर्ता कंपनियों को भारतीय साधारण बीमा निगम की 4 समनुषंगी कंपनियों के रूप में एक दूसरे के साथ मिला दिया गया। इनको मिला दिया गया आपस में। फिर क्या हुआ? अब साधारण बीमा का विनियमन भारतीय साधारण बीमा निगम या उसकी 4 समनुषंगी कंपनियों के द्वारा ही किया जाता है। समुद्री बीमा अधिनियम 1963, इस को याद रखिएगा। समुद्री बीमा अधिनियम 1963 के अलावा अन्य प्रकार के बीमा हेतु अभी तक कोई अधिनियम पारित नहीं किया गया है। जीवन बीमा उद्योग 1956 में ही राष्ट्रीयकृत हो गया था। इस प्रकार पूरे बीमा व्यवसाय का सरलीकरण हो गया और भारत में बीमा उद्योग भारत सरकार के लिए देश की आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने का स्रोत बन गया। इस संबंध में सरकार ने निम्न बातों पर विशेष जोर दिया। देखिएगा गवर्नमेंट ने क्या जोर दिया। बीमा कंपनियों से सामयिक एवं विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त करना, जिससे व्यवसाय के अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप बीमा का स्तर व नीतियां बनाई जा सके। बीमा व्यवसाय के पर्यवेक्षण एवं विनियमन को सुदृढ़ बनाया जा सके। नेक्स्ट, बीमा व्यवसाय से संबंधित निर्णयों को बाजार के अनुसार लिया जा सके। नेक्स्ट, बीमा कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाई जा सके, जिससे उसको अधिकाधिक विश्वसनीय बनाया जा सके। आपको डिस्क्रिप्टिव तो पढ़ना ही है क्योंकि यही उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जीवन बीमा और साधारण बीमा में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। क्या क्या अंतर हैं देखिएगा। लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में अंतर क्या है? जीवन बीमा और सामान्य बीमा दोनों में जोखिम का बीमा किया जाता है। दोनों प्रकार के बीमा सद्विश्वास के सिद्धांत पर आधारित होते हैं और दोनों में बीमा धारक का बीमा योग्य होना आवश्यक होता है। इन समानताओं के होते हुए भी इन दोनों में निम्नलिखित अंतर है। क्या क्या अंतर है देखिएगा। जीवन बीमा की संविदा क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं होती। जीवन बीमा की जो संविदा होती है क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं होती। इसके अंतर्गत बीमित घटना के घटने पर या बीमा अवधि के बीत जाने पर, जो भी पहले हो, बीमित रकम दे दी जाती है। जबकि साधारण बीमा की संविदा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा को छोड़कर संविदा की क्षतिपूर्ति की संविदा होती है, जिसमें हानि होने पर बीमित राशि के अनाधिक वास्तविक आर्थिक हानि का भुगतान किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार का कंटेंट आपको आसानी से मिल सके। जीवन बीमा की संविदा में समय समय पर प्रीमियम का भुगतान किए जाने पर संविदा के वर्गीकरण का अधिकार अपने पास उतने समय तक मिल जाता है जितने समय के लिए शुरू में पॉलिसी में स्वीकार किया गया था। इसमें बीमा धारक को बार बार नवीनीकरण नहीं करना होता है, केवल समय समय पर प्रीमियम का भुगतान करना होता है। जबकि साधारण बीमा में प्रत्येक वर्ष बीमा का नवीनीकरण कराना आवश्यक है, क्योंकि साधारण बीमा साधारणतः वार्षिक संविदा होती है। प्रत्येक नवीनीकरण एक नई संविदा का
सृजन करता है और बीमा धारक एवं बीमाकर्ता दोनों को पॉलिसी का नवीनीकरण करने, कराने या न कराने का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, जीवन बीमा में पॉलिसी की पूरी अवधि तक प्रीमियम की रकम एक सी बनी रहती है, जबकि साधारण बीमा की पॉलिसी में प्रीमियम की रकम प्रत्येक नवीनीकरण पर घटती बढ़ती रहती है। वीडियो एक दो बार सुनेंगे तो कंफर्म हो जाएगा और बहुत एग्जाम में उपयोगी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक बीमा के महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा, इसी से एमसीक्यूज निकलते हैं। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंश्योरेंस क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स है? एक सेकंड रुकिएगा। सामाजिक बीमा कई तरह से किया जाता है, जो कि जीवन बीमा में अलग अलग तरह से उत्पन्न हुई परिस्थितियों में आर्थिक सुधार प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है। सामाजिक बीमा के प्रमुख तत्व देखिएगा, सामाजिक सुरक्षा के लिए होता है सामाजिक बीमा। इस सामाजिक सुरक्षा से सेवानिवृत्ति और अपंग कर्मचारियों को, उनके परिवारों को, मृत कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता व लाभ प्रदान किया जाता है। आपको सर्वाधिक कंटेंट हमारे चैनल पर मिलेगा, सबसे ज्यादा कंटेंट। नेक्स्ट देखिएगा, मेडिकेयर अथवा मेडिक्लेम जिसके द्वारा 65 वर्ष से ऊपर आयु वाले 65 वर्ष से नीचे के अपंग व्यक्तियों की चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता का प्रबंध किया जाता है। नंबर 4, सामाजिक बीमा के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए क्षतिपूर्ति जिसके द्वारा कार्य के दौरान चोट खाए हुए या मर गए कर्मचारियों के आश्रितों की आर्थिक सहायता का प्रबंध किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पॉलिसी धारक की परिभाषा देखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। डिफिनीशन ऑफ पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी धारक की क्या परिभाषा है? जो पॉलिसी धारक होता है, भारतीय बीमा अधिनियम 1938 की धारा 2 भाग 2 के अंतर्गत पॉलिसी धारक शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 भाग 2 के अनुसार पॉलिसी धारक के अंतर्गत वो व्यक्ति शामिल है जिसको पॉलिसी में धारक का संपूर्ण हित सदा के लिए समानुदेशित कर दिया जाता है, लेकिन उसका ऐसा समानुदेशिती शामिल नहीं है जिसका पॉलिसी में हित विफल किए जाने योग्य है और तत्समय किसी शर्त के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, बीमा कंपनी की परिभाषा देखिएगा, डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। बीमा कंपनी क्या होती है? इंश्योरेंस कंपनी बीमा अधिनियम 1938 की धारा 2(8) में बीमा कंपनी को परिभाषित करते हुए निम्नलिखित उपबंध किया गया। यानी बीमा कंपनी की परिभाषा कहाँ है? बीमा अधिनियम 1938 की धारा 2(8) में। बीमा कंपनी का तात्पर्य है कि कोई बीमाकर्ता जो कंपनी, संगम या भागीदार हो जिसका भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के अधीन समापन किया जा सकता है, या जिसको भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 जिस पर भागीदारी अधिनियम 1932 लागू। एक बार पुनः सुनिएगा, बीमा अधिनियम 1938 की धारा 2 भाग 8 में बीमा कंपनी को परिभाषित करते हुए ये उपबंध किया गया। देखिएगा क्या कि बीमा कंपनी का तात्पर्य है कि कोई बीमाकर्ता जो कंपनी, संगम या भागीदारी हो जिसका भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के अधीन समापन किया जा सकता है, या जिसको भारतीय भागीदारी अधिनियम जिस पर लागू हो 1932 लागू हो। प्रीमियम की परिभाषा देखिएगा, प्रीमियम को परिभाषित कीजिएगा, डिफाइन द प्रीमियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। प्रीमियम वह प्रतिकर या मूल्य है जिसका भुगतान बीमा धारक द्वारा संविदा के अंतर्गत किया जाता है। जब तक प्रीमियम का अग्रिम तौर पर भुगतान न कर दिया जाए कोई जोखिम ग्रहण नहीं किया जाएगा। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64 का खा सेक्शन 64 वी के अनुसार किसी बीमा व्यवसाय की बाबत जिस पर प्रीमियम भारत से बाहर साधारणतः भुगतान योग्य नहीं है, बीमाकर्ता भारत में कोई जोखिम स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि भुगतान योग्य प्रीमियम उसके द्वारा अग्रिम तौर पर प्राप्त ना कर ली हो, या ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे ढंग में और ऐसे समय में जो विहित किया जाए प्रीमियम के भुगतान की गारंटी ना दे दी गई हो। जब तक
या जब तक विहित रकम विहित ढंग से पहले ही जमा न कर दिया गया हो। जोखिम उस तारीख को ग्रहण किया जा सकेगा जिस तारीख को प्रीमियम नगद में या चेक द्वारा बीमाकर्ता को भुगतान किया जाता है। यदि प्रीमियम का भुगतान मनी ऑर्डर या डाक द्वारा भेजे गए चेक से किया जाता है, वहाँ जोखिम उस तारीख से ग्रहण किया जाएगा जिस तारीख से मनी ऑर्डर बुक किया गया है या चेक डाक द्वारा प्रेषित किया गया है। चैनल के लिए सब्सक्रिप्शन तो बनता है, आपको इस प्रकार का कंटेंट बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहां बीमाकर्ता की ओर से बीमा एजेंट किसी बीमा पॉलिसी के लिए प्रीमियम एकत्र करता है, वहां उसे इस प्रकार एकत्रित पूरी प्रीमियम बीमा अपने कमीशन को काटकर 24 घंटे के भीतर बीमाकर्ता के पास जमा करनी होगी या डाक प्रेषित करनी होगी। इसे 24 घंटे में बैंक और डाक छुट्टियों के दिन, इसमें जो 24 घंटे हैं इसमें बैंक और डाक छुट्टियों के दिन शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आजीवन और बंदोबस्त पॉलिसियों में अंतर देखिएगा। डिफरेंस बिटवीन होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड एंडोमेंट पॉलिसीज, यानी आजीवन पॉलिसी और बंदोबस्त पॉलिसियों में क्या डिफरेंस है देखिएगा। आजीवन बीमा में बीमित रकम बीमा धारक की मृत्यु होने पर देय होती है। यह रकम बीमा धारक स्वयं प्राप्त नहीं कर सकता, उसके उत्तराधिकारियों को मिलती है इसमें आजीवन बीमा पॉलिसी में। जबकि बंदोबस्त जो पॉलिसी होती है, बंदोबस्त पॉलिसी के अंतर्गत एक निश्चित अवधि जैसे 10, 20 या 25 वर्ष के लिए जीवन बीमा कराया जाता है। और यदि मान लो का इस अवधि में बीमा धारक की, यानी नंबर का इस अवधि में बीमा धारक की मृत्यु हो जाए, अथवा नंबर खा देखिएगा इस अवधि में के अंत तक बीमा धारक जीवित रहे, तब बीमित रकम का भुगतान कर दिया जाता है, चाहे मरे या जीवित रहे। बंदोबस्ती पॉलिसी तथा आजीवन बीमा पॉलिसी में मुख्य अंतर यह है कि आजीवन बीमा में बीमित रकम मृत्यु होने पर ही मिल सकती है। आजीवन बीमा पॉलिसी में जब मरेगा तभी मिलेगी, जबकि बंदोबस्त पॉलिसी में या तो बीच में किसी दुर्घटनावश मर जाता है तब रकम मिलेगी, या फिर अंत में जब बीमा पूरा हो जाएगा। बीमा धारक के जीवन काल में कदापि नहीं, यानी किसमें, आजीवन बीमा पॉलिसी में जीवन काल में कदापि रकम नहीं मिलती, जबकि बंदोबस्ती बीमा में बीमा धारक को बीमा अवधि समाप्त होने पर, उसके जीवित रहने पर बीमित रकम मिल जाती है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, समूह जीवन बीमा से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस? समूह जीवन पॉलिसी होती है जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस होती है, ये क्या होती है देखिएगा। समूह जीवन बीमा योजना के अंतर्गत एक विशिष्ट समुदाय, वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है। सभी वकील मित्रों से निवेदन है कि सीखना है तो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीमा योजना के अंतर्गत एक विशिष्ट समुदाय के सभी व्यक्तियों के जीवन में एक साथ सामूहिक आधार पर बीमा स्वीकार किया जाता है। इस समूह की 3 बड़ी योजनाएं जीवन बीमा निगम द्वारा प्रचलित की गई हैं। कौन कौन सी देखिएगा। नंबर 1, समूह अवधि जीवन पॉलिसी, ग्रुप टर्म पॉलिसी, यानी इसका प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराना होता है, जिसके अंतर्गत बीमित सदस्य की मृत्यु पर एक निश्चित रकम उसके दावेदार को दे दी जाती है। और नंबर जो 2 है, समूह अधिवर्षिता योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के सेवा मुक्त होने पर एक निश्चित पेंशन व्यवस्था कराना है। इसके अंतर्गत बीमित कर्मचारी को ये गारंटी दी जाती है कि पद मुक्त होने पर और निश्चित अवधि तक पेंशन की रकम दी जाती रहेगी, और उस अवधि के बीतने पर वो जीवित रहे तो भी नियमित पेंशन प्राप्त होती रहेगी। यदि गारंटीकृत अवधि में उसकी मृत्यु हो जाती है तो शेष अवधि तक पेंशन की रकम उसके उत्तराधिकारियों को दी जाती रहेगी। इसको पर जो है एक बार और सुन लीजिएगा। समूह अधिवर्षिता योजना को सुनिएगा ध्यान से। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के सेवा मुक्त होने पर एक निश्चित पेंशन की व्यवस्था कराना है। किसका? समूह अधिवर्षिता योजना का। इसके अंतर्गत बीमित कर्मचारी को ये गारंटी दी जाती है कि पदमुक्त होने पर एक निश्चित अवधि तक पेंशन की रकम दे दी जाती रहेगी, और उस अवधि के बीतने पर यदि वो जीवित रहे तो भी उसे नियमित पेंशन प्राप्त होती रहेगी। यदि गारंटी का अवधि में उसकी मृत्यु हो जाती है तो शेष अवधि तक पेंशन की रकम उसके उत्तराधिकारियों को मिलती रहेगी। नेक्स्ट देखिएगा समूह उपदान योजना को। ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम, यह बीमा योजना कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है।
इस योजना के अंतर्गत ग्रेच्युटी की रकम को इस आधार पर निर्धारित किया जाता है कि बीमित कर्मचारी की यदि अल्प आयु में मृत्यु न हुई तो उसका प्रत्याशित सेवा काल कितना रहा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। सारे के सारे क्वेश्चन ऑथेंटिकेट है, कुछ भी अपनी ओर से नहीं है, सब कुछ बुक से ही है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। शुद्ध प्रीमियम और सकल प्रीमियम का अंतर बताइएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन नेट प्रीमियम एंड ग्रॉस प्रीमियम। आंसर देखिएगा, शुद्ध प्रीमियम और सकल प्रीमियम में अंतर देखिएगा। प्रीमियम वो प्रतिफल या मूल्य है, प्रीमियम क्या है? प्रीमियम वो प्रतिफल या मूल्य है जिसका भुगतान बीमा धारक द्वारा बीमा संविदा के अंतर्गत किया जाता है। बीमा की राशि का भुगतान किस्त जो समय समय पर भुगतान किया जाता है उस शुद्ध प्रीमियम की धनराशि कही जाती है, तथा जो धनराशि संपूर्ण बीमा पॉलिसी के लिए एकत्र होती है उसे सकल प्रीमियम राशि कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अनुमोदित प्रतिभूतियां क्या होती हैं? व्हाट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी? अनुमोदित प्रतिभूतियां यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है? देखिएगा, अनुमोदित प्रतिभूतियां यानी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज बीमा अधिनियम की धारा 2 भाग 3 के अनुसार अनुमोदित प्रतिभूतियों का अर्थ है सरकारी प्रतिभूतियां और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के राजस्व पर भारित अन्य प्रतिभूतियां जो कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मूलधन और ब्याज के संबंध में की गई हैं। नेक्स्ट देखिएगा, डिवेंचर्स या धन के लिए अन्य प्रतिभूतियां जो किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के प्राधिकार के अंतर्गत किसी प्रेसिडेंसी नगर में पत्तन न्यास यानी पोर्ट ट्रस्ट या नगर निगम या विकास न्यास के द्वारा या की ओर से की गई हूं। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, उस निगम के अंश जो विधि स्थापित और केंद्रीय सरकार द्वारा मूलधन के पुनर्भुगतान और लाभांश के भुगतान के बारे में प्रत्याभूत है। और नेक्स्ट देखिएगा, किसी पार्ट बी स्टेट की सरकार द्वारा जारी या मूलधन और ब्याज के संबंध में पूर्णतः प्रत्याभूत और राजपत्र के केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रयोजन के लिए अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां। और नेक्स्ट नंबर देखिएगा, इसके परंतुक में उपबंधित परिसीमा के अधीन पाकिस्तान में प्रांतीय सरकार द्वारा मूलधन और ब्याज के संबंध में प्रत्याभूत या उस डोमिनियम के किसी भाग के राजस्व पर भारित प्रतिभूतियां और कराची के बंदरगाह के न्यासदारियों द्वारा या की ओर से डिवेंचर्स या धन के लिए अन्य प्रतिभूतियां हैं। परंतु मद 5 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां या डिवेंचर्स केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी अवधि के लिए तथा ऐसी शर्त के अधीन जैसी विहित की जाए अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में या मान्यता प्राप्त होगी। देखिएगा, समुद्री बीमा की परिभाषा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्री बीमा संविदा को परिभाषित कीजिएगा। डिफाइन मैराइन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। समुद्री बीमा संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट द मैराइन इंश्योरेंस, ये क्या होता है? समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 3 द्वारा समुद्री बीमा की संविदा को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया। कैसे किया? देखिएगा, समुद्री बीमा संविदा एक ऐसा करार है जिसके द्वारा बीमाकर्ता बीमा धारक की उस ढंग से और उस सीमा तक जहां तक सहमति हुई है समुद्री हानियों के विरुद्ध अर्थात उन हानियों के विरुद्ध जो जोखिम की आनुषंगिक होती है क्षतिपूर्ति का वचन देता है। समुद्री बीमा संविदा की उक्त परिभाषा से ये स्पष्ट है क्या कि समुद्री बीमा संविदा के निम्नलिखित तत्व हैं। क्या क्या तत्व हैं? तत्व भी देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको तुरंत पहुंच सके, और सुन लीजिएगा 2-3 बार, परीक्षा में भला हो जाएगा। समुद्री बीमा संविदा बीमा धारक की क्षतिपूर्ति करने के प्रयोजन से होती है। ऐसी क्षतिपूर्ति समुद्री हानियों के विरुद्ध की जाती है। ऐसी संविदा में क्षतिपूर्ति किए जाने की रीति एवं सीमाएं वर्णित होती हैं जिनको पूरा करने की बीमाकर्ता जिम्मेदारी लेता है। अब समुद्री खतरे को जो की परिभाषा देखिएगा। डिफाइन द मैराइन पेरिल्स। पेरिल माने खतरा होता है। क्या होता है? देखिएगा, समुद्री खतरा। मैराइन पेरिल समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 2(11) के तहत समुद्री खतरे को इस प्रकार परिभाषित किया गया। क्या परिभाषा है? समुद्री खतरे का अर्थ उन खतरों से होता है जो समुद्री नौ परिवहन के फलस्वरूप या उसके आनुषंगिक होते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत समुद्री खतरे, अग्नि, युद्ध के खतरे, जलदस्यु, समुद्री दस्यु,
चोर प्रग्रहण, अभिग्रहण एवं जनता एवं नरेशों का अवरोध तथा निरोध, माल को फेंकना, नाविकों के कर्तव्य का भंग, इस प्रकार के अन्य खतरे आते हैं जो पॉलिसी में वर्णित हैं। बहुत सारे खतरे होते हैं समुद्री यात्रा में। देख लीजिएगा, दो बार सुनना पड़ेगा कम से कम वीडियो को। नेक्स्ट देखिएगा, एक बार में तो पेपर भी याद नहीं होता, एक बार सुनने में याद नहीं होने वाला, किसी को नहीं होता। भारतीय जीवन बीमा कारोबार का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन इंश्योरेंस बिजनेस। देखिएगा, भारतीय जीवन बीमा कारोबार का निजीकरण देश के उपभोक्ताओं के हित में बीमा सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में वृद्धि के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने बीमा व्यवसाय के उदारीकरण का फैसला किया, जिसके आधार पर बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 बनाया गया है। इसका परिणाम ये हुआ कि जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम का बीमा क्षेत्र में एकाधिकार समाप्त हो गया है। बीमा व्यवसाय के निजीकरण के संबंध में राय जानने के लिए भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1993 में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जनरल RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। उसकी संस्तुतियां मुख्यतः देश के बीमा उपभोक्ताओं के हित में बीमा सेवाओं को मात्रा तथा गुणवत्ता की वृद्धि में दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई थी। समिति का मानना था कि यद्यपि राष्ट्रीयकरण के बाद से देश में बीमा क्षेत्र का काफी विकास हुआ है, परंतु कई कारणों से बीमा उद्योगों को निजी कंपनियों के लिए खोला जाना ही उचित होगा। मल्होत्रा कमेटी की संस्तुति के आधार पर ही बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 बनाया गया। वीडियो लंबा जरूर है लेकिन उपयोगी बहुत है। इसी क्रम में वर्ष 2001 में विदेशी कंपनियों को भी भारतीय कंपनियों के साथ 26% भागीदारी के साथ संयुक्त उपक्रम बनाकर बीमा व्यवसाय करने की छूट दे दी गई। अब देखिएगा, मानक कटौती क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, मानक कटौती। नीचे MCQs उठाए जाते हैं और बहुत आसानी रहती है अगर हम पढ़ते हैं तो। बिल्कुल पढ़ने के जैसा ही वीडियो आपको अवेलेबल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मानक कटौती क्या होती है देखिएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शंस क्या होते हैं। मानक कटौतियां ऐसी कटौतियां होती हैं जिसमें बीमाकर्ता उस प्रस्ताव प्रपत्र को स्वीकार करता है जिसमें बीमाकर्ता द्वारा वे शर्तें लिखी जाती है जिनके आधार पर बीमा का करार किया होता है, परंतु उन शर्तों के बारे में बीमा धारक की कोई राय नहीं ली गई होती है। वो इन शर्तों को स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, जिसमें कुछ मानक कटौतियों के बाद बीमाकर्ता द्वारा बीमा धारक की क्षतिपूर्ति के लिए आंशिक हानि का भुगतान करता है। एक व्यक्ति जो पूरी क्षति के लिए नुकसानी है, दोनों लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है। यदि उसके पास ऐसा कोई साधन है जिससे उसकी हानि कम हो सकती है तो साधन का प्रयोग करने का अधिकार बीमाकर्ता का होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आयकर में जीवन बीमा के लाभ, बेनिफिट्स फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस इन इनकम टैक्स। देखिएगा क्या लाभ है जीवन बीमा में, लाभ इसके निम्नलिखित लाभ हैं। देखिएगा, जीवन बीमा में आयकर की छूट मिलती है। नेक्स्ट देखिएगा, और लाभ देखिएगा, क्वेश्चंस बहुत बनेंगे इस प्रकार से। विवाहिता स्त्री संपदा अधिनियम के अंतर्गत ली गई पॉलिसी पत्नी तथा बच्चों को बीमारी में लेनदारों के प्रति रक्षित करती है। नंबर नेक्स्ट देखिएगा, समर्पण मूल्य की सीमा के अंदर पॉलिसी के अंतर्गत ऋण लिया जा सकता है ताकि शीघ्र आवश्यक आर्थिक जरूरतों की पूर्ति के साथ बीमा सुरक्षा भी जारी रहे। नेक्स्ट देखिएगा, जीवन बीमा मृत्युपरांत पारिवारिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। वास्तव में जीवन बीमा परिवार के भविष्य के लिए चिंतित बीमा धारक को यह आश्वासन देता है कि उसके न रहने पर भी परिवार के लोग असहाय या पराश्रित नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें आर्थिक संकट से सुरक्षा मिल जाएगी, इसलिए लोग बीमा करवाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जीवन बीमा संतान की शिक्षा, विवाह आदि की व्यवस्था के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। नेक्स्ट, जीवन बीमा पेंशन योजना बीमा धारक के बुढ़ापे को सुखमय बनाने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। अब समुद्री यात्रा पॉलिसी देखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वॉयज पॉलिसी यानी वॉयज मीन समुद्री यात्रा होता है, इसकी पॉलिसी देखिएगा। समुद्री यात्रा पॉलिसी यानी वॉयज पॉलिसी इस बीमा पत्र में बीमित विषय का बीमा पर से यानी पर और से एट एंड फ्रॉम या एक स्थान से दूसरे स्थान यानी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तक किया जाता है। इसमें किसी एक यात्रा के लिए बीमा कराया जाता है। दूसरे शब्दों में जोखिम स्थान के अनुसार प्रारंभ और समाप्त होती है।
यात्रा प्रारंभ और समाप्ति के अनुसार जोखिम का निर्धारण किया जाता है। यात्रा बीमा पत्र प्रायः माल के संबंध में निर्गमित किया जाता है, क्योंकि वह किसी एक यात्रा से ही संबंधित रहेगी, जबकि जहाज बीमा के अनुकूल ये बीमा नहीं होगा, क्योंकि एक जहाज से कई यात्री उसमें यात्रा करते हैं। यात्रा शुरू होने के साथ ही जोखिम आरंभ हो जाती है, क्योंकि इसके सही निर्धारण के लिए शर्तों पर ध्यान देना जरूरी है। यदि बीमा पत्र सा यानी फ्रॉम यानी से वाक्य है तो जोखिम उस समय प्रारंभ होगा जब जहाज यात्रा के लिए निश्चित बंदरगाह को छोड़ दे यानी चालू रवाना हो जाए। और यदि पर से यानी एट एंड फ्रॉम वाक्य जहाज यात्रा के लिए यानी जब जो बीमित है वो जहाज के अंदर है, जैसे बंदरगाह पर पहुंचेगा वैसे ही जोखिम प्रारंभ हो जाएगी और उस समय तक चलती रहेगी जब तक कि उसकी यात्रा समाप्त ना हो जाए। यानी जब बंदरगाह पर पहुंच जाएगा और समुद्री जहाज में बैठ जाएगा, यात्रा आरंभ हो जाएगी और जब तक वापस नहीं आ जाएगा तब तक बीमा आरंभ रहेगा। सारे के सारे तथ्य बहुत ही उपयोगी है, एक दो बार सुनिएगा, कंफर्म हो जाएंगे, परीक्षा में बहुत लाभ मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी ज़रूरतें यहाँ इस चैनल से उपयोगी कंटेंट आपको मिल सके। संभव हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।